हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बिजनेस का वन शॉट सीरीज चल रही थी, 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट 4 चैप्टर्स और नेक्स्ट 4 चैप्टर्स इन वन शॉट, राइट। तो पार्ट बी हमारा जो फर्स्ट बुक है वो डिस्कस हो चुकी है कंप्लीट 2 वीडियोस में, आप वो देख सकते हो जाके। और पार्ट बी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4 चैप्टर, और आज ही हमने ये कंप्लीट कर देना है। टू द पॉइंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मैं वही डिस्कस करूंगी आज भी। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सो नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिफोर दैट हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस इज व्हाट, जो भी एक्टिविटीज या ऑपरेशंस किए जाते हैं सो एज टू रन प्रॉफिट, सो एज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं। एंड फाइनेंस इज व्हाट, पैसा जो बिजनेस एक्टिविटीज रन करने के लिए हमें चाहिए, राइट। सो बिजनेस फाइनेंस भी यही है। बेसिकली ये क्या है, दीज आर द फंड्स विच यू रिक्वायर टू रन अ बिजनेस और टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो भी बिजनेस फाइनेंस है, जो भी बिजनेस के लिए आपने पैसा निकाल के रखा है उसको कैसे यूज करना है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सो दैट हमारी अर्निंग्स बेटर हो, हमारा पैसा अच्छे से यूज हो, उसकी वेस्टेज ना हो, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इट इज बेसिकली डिसीजंस वेयर वी टेक डिसीजंस अबाउट कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सोर्सेस कौन से यूज करने हैं, कहां पे अपना पैसा लगाना है, कितना अप्रोप्रिएटली लगाना है कि वेस्टेज आपकी जो है वो कम से कम हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करती है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिसाइड होती है कि जो फिक्स्ड एसेट है हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी में जो फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स या मशीनरी की जरूरत है वो कितनी जरूरत पड़ेगी उसकी, उसके डिसीजन लेने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स कौन से होते हैं, दीज आर द दोज एसेट्स जो शॉर्ट नेचर होती है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, राइट। तो इसमें हमें उसकी अमाउंट और उसकी कॉम्पोजिशन डिसाइड करने के लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाएगा कितने हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। देन आफ्टर दैट ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। दैट मींस हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स पड़े हैं, राइट, मेरे पास 10 लाख पड़ा है, उस 10 लाख में से कितना पैसा इक्विटी का है और कितना कर्जे का है, कितना शेयर कैपिटल से आया है या कितना एक्सटर्नल बोरोइंग से आया है। ऐसे कुछ कॉम्पोजिशंस को स्टडी करने के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी चीजें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आती है उसकी स्टडी के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको ये इनडायरेक्टली ना पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली जो है हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक होता है कि हमारा मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर्स की वो बढ़े, या मतलब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो उससे। अभी एक हमारा शेयर 10 रुपए का था, अगर वो कुछ टाइम बाद 25 रुपीज का हो गया तो ऑब्वियसली हमारे शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ, उनकी वेल्थ जो है मैक्सिमाइज हुई, बड़ी उनकी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हुई। कैसे हुई, क्योंकि हमारा जो शेयर प्राइस था वो बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया, राइट। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही होता है कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो। इसके अलावा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये भी मेन मोटिव रह जाता है। तो बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट। बट प्रॉफिट से पहले हमें वेल्थ की बात करनी है। देन आफ्टर दैट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजंस। सो जब भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है तो हमें उसके लिए 3 डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं, राइट। तो इन 3 डिसीजंस आपके जो है ये पेपर में आते हैं। 3 डिसीजन कौन कौन से है, इन्वेस्टिंग, आपको कहां पे पैसा लगाना है, फाइनेंसिंग, कहां से पैसा लेना है, एंड डिविडेंड,
डिसीजन, आपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको हम डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर करनी है या फाइनेंस से रिलेटेड मुझे कोई डिसीजन लेने हैं, तो मुझे 3 तरह के मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी एक डिसीजन आ जाएगा और उसके फैक्टर इफेक्टिंग आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक तो हो गए 3 डिसीजंस, एक है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। इन 5 में से चांसेस है कि आपको 2 क्वेश्चन कोई आ जाएंगे फैक्टर इफेक्टिंग। एक तो पक्का आएगा ही आएगा लॉन्ग में। फिक्स्ड और वर्किंग का ज्यादा लॉन्ग में चांसेस है, या फिक्स्ड आ जाता है या वर्किंग, सबके फैक्टर इफेक्टिंग ही आपको इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात कर लेते हैं हम स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कौन से होते हैं? ये वो डिसीजंस हैं जिसमें हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम जो है कितना, कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स जनरेट करें। राइट? तो जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है या कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमने लेने होते हैं, तो उस टाइम पे हम जो चीजें ध्यान में रखेंगे, या मेरा मेन पर्पस क्या रहता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो जाए। राइट? फर्स्ट मोटिव यही रहेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। सेकंड, हम ये ध्यान रखते हैं। देन तीसरा, हम देखते हैं कि हर एक चीज में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। प्लस लास्ट हमें ये देखना पड़ता है कि अगर मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। दैट मींस हम इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने जो इसमें डिसीजन ले लिया उसी को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मेरे पास 10 लाख रुपीज है, मैंने कोई बिल्डिंग या कुछ खरीद लिया, राइट? मैंने इन्वेस्ट कर दिए पैसे, अभी मैं उसको वापस इरिवर्स इतनी जल्दी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जब भी हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। सो फर्स्ट इसमें आ जाएगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सो जब भी हमने पैसा लगाना है, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमें रिटर्न में उस इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा आएगा। हम एक तो ये देखते, फिर हम ये भी देखते कितने टाइम में आएगा। सपोज मैंने 1 लाख कहीं इन्वेस्ट किया और मुझे पता चला मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कि एक मतलब 1 लाख रुपीस की 2 इन्वेस्टमेंट मैंने करनी है। एक जगह अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रही हूं तो मुझे 80,000 रिटर्न आएगा विद इन 1 ईयर। दूसरी जगह अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूं तो वहां से मुझे 85,000 आएगा विद इन 9 मंथ्स। तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन इज बेस्ट, क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छा और कम टाइम में कैश फ्लो जनरेट करके देगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट की है, अगर मुझे एक इन्वेस्टमेंट पे 10% मिल रहा है, दूसरे पे 12% भी मिल रहा है, तो आई गो विद 12%, बिकॉज वहां से हाई रेट ऑफ रिटर्न है। नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या इन्वॉल्व है। दैट मीन्स जब भी कहीं पे भी हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने पे कितना खर्चा आएगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, कैश फ्लो जनरेट कितना होगा, कौन मुझे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या कहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। सो ये सब फैक्टर्स हम डिस्कस करके या कंसिडर करके ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्राइटेरिया इन द सेंस जो जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में, उन सब को फोकस किया जाता है बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन एनी एसेट और सिक्योरिटी। राइट? तो ये हमारा सिंपल था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको पेपर में आ जाए फाइनेंसिंग डिसीजन। सो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन इज व्हाट, कि हमें कहां से पैसा जनरेट करना है। हम डेट ले, इक्विटी ले, मतलब बोरोइंग करें लॉन्ग टर्म, क्या सोर्स हम चूज करें। सो पैसा रेस करने कहां से करना है वो फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है। और जब भी मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन करना है तो तब भी मैं कुछ फैक्टर्स कंसिडर करूंगी। जैसे फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। मैं कहां से जब पैसे लूं मुझे सस्ता पड़े। ठीक है, मतलब मैं इक्विटी इशू कर रही हूँ, मुझे मेरे पास इक्विटी से भी पैसा आएगा, बट मेरे पास डेट से भी पैसा आ सकता है। तो मैं इन दोनों में ये कंपैरिजन करूंगी, कहां से पैसा जनरेट करना इज इजी फॉर मी और चीप फॉर मी, कहां पे मेरा खर्चा कम लगेगा उसकी तरफ मैं जाऊंगी।
कहां से फंड्स रेस करने में कम खर्चा आएगा तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। सो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स हम देख के फैक्टर ये कंसिडर करते हैं बिफोर फाइनेंसिंग एनीथिंग। नेक्स्ट वी टेक रिस्क इन्वॉल्व, कि कितना रिस्क हम लेने के कैपेबल हैं। अगर तो मैं कम रिस्क ले रही हूं या मुझे अभी इतना रिस्की सिचुएशन में नहीं आना, मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए, मुझे नहीं पता कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या नहीं, मे बी लॉस भी आ जाए, तो उस टाइम पे हम डेट की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। सॉरी, जब हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम इक्विटी की तरफ जाते हैं। जब हम थोड़ा रिस्की सिचुएशन में एंटर हो जाएंगे तो हम डेट की तरफ देख लेते हैं। तो एज पर अपनी कंपनी का नेचर वैसे तो ये रिस्क डिटर्मिन होता है कि हम इक्विटी में जाए या डेट में जाए, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। सो बेसिकली ना हम इसमें ये देखते हैं कि किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर तो कंपनी जो है रिस्क लेने के लिए रेडी है तो वो रिस्की ट्रांजेक्शन्स भी कर लेगी, शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा पैसा जनरेट जो या फाइनेंस कर सकती है। बट अगर वो इतने रिस्क में नहीं आना चाहती तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है जो उसको बेटर लगता है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जर्नल जो भी खर्चे आते हैं फंड रेस करने के, राइट। सो बेसिकली जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उतना ही अट्रैक्टिव कम जो है उतना कम अट्रैक्टिव वो सोर्स बन जाता है, राइट। सो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर विल बी द चांस कि हम वो वाला सोर्स चूज करें जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी तब ही हम उस पर्टिकुलर सोर्स को चूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, राइट। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है ये भी डिसाइड होती है डेट इक्विटी की बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है कि अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन मे मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। तो अगर किसी की अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है हमारी कंपनी की तो अच्छा रहता है कि वो डेट की तरफ चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हैं, राइट। वो रेदर देन इक्विटी से फाइनेंस करे। सो कैश फ्लो पोजीशन देखते हुए भी कंपनी के फंड्स का या कंपनी के कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है उन बेसिस पे भी डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सा हमने सोर्स चूज करना है। नेक्स्ट आ जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट? इट इज दैट कॉस्ट जो डेली बेसिस पे या बिजनेस को ऑपरेट करने पे जो खर्चा इनकर होता रहता है। अगर तो कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट, मतलब एक फिक्स्ड उनका खर्चा जो है वो चलता ही है ऑपरेट करने का बिजनेस को, तो अगर वो हाई है तो कंपनी प्रेफर करती है कि वो इक्विटी की तरफ जाए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है। बट कंपनी जो है मतलब एक फिक्स्ड उनका खर्चा है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना अगर वो डेट लेंगे उस पर इंटरेस्ट देना, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑपरेटिंग है वो बिगड़ जाएगी अगर डेट का खर्चा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो डेफिनेटली कंपनी को इक्विटी की तरफ जाना चाहिए रेदर देन ऑन द डेट साइड। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो कंपनी चाहती है कि उसके हाथ में ही कंट्रोल रहे ज्यादा से ज्यादा तो वो इक्विटी प्रेफर नहीं करते कि इक्विटी इशू हो, क्योंकि इक्विटी इशू करेंगे तो उन्हें ओनर्स का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, दैट पर्सन कुछ उस शेयर होल्डर को, तो उस टाइम पे वो डेट प्रेफर कर लेते। बट अगर कंपनी का ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं है, उसको नहीं फर्क पड़ता या इतना वो नहीं चाहते कि कंट्रोल रहे या ना रहे, तो वो इक्विटी से भी पैसा जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट कम्स टू, ये हमारा हो गया फाइनेंसिंग का टॉपिक। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक। सो डिविडेंड डिसीजन इज व्हाट? डिविडेंड डिसीजन मतलब प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, ये यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितना डिविडेंड बांटना चाहिए शेयर होल्डर्स को, किस प्रपोर्शन में, कितना परसेंट। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना होता है। तो इसको भी बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारी अमाउंट ऑफ अर्निंग कितनी है, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, राइट। उन बेसिस पे ही तो हम बांटेंगे ना। अगर मैं कमा ही 10,000 रुपए रही है मेरी कंपनी फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे 1 लाख का डिविडेंड बांट देंगे? तो अमाउंट ऑफ अर्निंग चेक की जाती है बिफोर डिसाइडिंग अबाउट डिविडेंड। नेक्स्ट, अर्निंग्स की स्टेबिलिटी है या नहीं, मतलब अगर मेरी कंपनी 10 लाख कमाती है तो क्या वो 10 लाख हर साल मिनिमम आ जाता है, या एक साल 10 लाख है और अगले साल 1 लाख पे आ गए? तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी देखी जाती है बिफोर डिसाइडिंग अबाउट कि कितना डिविडेंड देना है। अगर तो स्टेबल डिविडेंड है
सॉरी स्टेबल अर्निंग है तो स्टेबल डिविडेंड या हाई रेट डिविडेंड जो भी हम पे कर सकते हैं हम वो पे करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सो अगर तो स्टेबल डिविडेंड हमारी कंपनी देती है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन या इमेज अच्छी बनी रहती है उससे, मतलब कंपनी में एक्सटर्नल इंपैक्ट अच्छा डालती है कि हाँ जी ये कंपनी स्टेबल डिविडेंड देती है, अच्छा डिविडेंड देती है, सेम देती है, ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होती। तो अगर कंपनी स्टेबल डिविडेंड देती है तो कहीं ना कहीं अगर डिविडेंड डिसीजन मैंने नेक्स्ट टाइम लेना है तो मुझे स्टेबल ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ये थोड़ा हटके एक पॉइंट आ गया कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे हमारे डिविडेंड डिसीजन को इंपैक्ट करती है। if the company has no investment or growth plan then would prefer better to distribute more in the form of dividend, right? तो अगर तो कंपनी का मेन पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर कंपनी चाहती है कि फ्यूचर में हमारे कोई ग्रोथ प्लान है या हमारे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे पैसे लगा के हमारी कंपनी को बड़ा करना है, तो उस टाइम तो वो डिविडेंड कम कर देते हैं। बट अगर ऐसा कुछ प्लान नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा बांट दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है, कैश कितना आता है या कितना जाता है। तो अगर तो अच्छा इनफ्लो है, कंपनी सरप्लस में पैसा पड़ा है, कंपनी के पास बहुत इनफ्लोज होते हैं, तो उस टाइम पे हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया जाता है, और अगर कम आउटफ्लो है तो कम डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन पॉलिसी। अगर तो टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रेफर करती है, इफ द टैक्स रेट इज हायर देन द कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, whereas if the tax rate is lower the company may declare हाई डिविडेंड। तो इसमें क्या होता है, जस्ट टैक्स सेविंग के लिए या टैक्सेशन पॉलिसी को ध्यान में रखने के लिए, जब भी टैक्स रेट हाई होते हैं, ज्यादा टैक्स रेट होते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा कम डिविडेंड पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा मेजोरिटी पैसा तो टैक्स पे में ही यूज हो गया, ठीक है। और अगर टैक्स रेट लो है तो आउटफ्लो भी कम हो जाता है उससे। तो ये होता है कि डिविडेंड ज्यादा बांट दिया जाए सो दैट हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। सो टैक्स रेट हायर लोअर विल बी द डिविडेंड, लोअर द टैक्स रेट हायर विल बी द डिविडेंड। तो ये आपको कॉन्ट्राडिक्शन नेगेटिव रिलेशन होता है इनमें, बस आपको ये याद रखना है। सो द नेक्स्ट वन, ये था हमारा सारा टॉपिक जिसमें 3 तरह के डिसीजंस मैंने कवर कर दिए हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो नाउ व्हाट इज प्लानिंग फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ब्रॉडर स्कोप होता है मैनेजमेंट का, और उसके अंदर कवर होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो प्लानिंग मतलब में सिर्फ इतना ही आएगा कि हम कहां से पैसे जनरेट करें, और जनरेट करने के बाद कब कैसे कहां पे उनको लगाया जाए। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाई द सोर्सेस, कि हम कहां पे उसको यूटिलाइज करें इन एन बेस्ट मैनर सो दैट फंड्स या पैसे की वेस्टेज कम हो। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का। फर्स्ट इज इसमें इंश्योर किया जाता है कि हर टाइम पैसा अवेलेबल रहे। सेकंड, इसका मेन पर्पस क्या रहता है, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। ऐसे ही ना वो पैसे जनरेट करती रहे, जरूरत नहीं भी है तब भी कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट करने में लगी हुई है फर्म। तो ये 2 चीजें इसमें बेसिकली ध्यान में रखी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या हेल्प होती है। फर्स्ट, इसमें फर्म को प्रिपेयर कर दिया जाता है कि फ्यूचर के लिए तैयार रहे, फ्यूचर के लिए एटलीस्ट इतना पैसा रखे ताकि जो अगर अनसर्टेनिटी भी आए तो वो उसको मैनेज करना सीख सके। अगर बिजनेस में कोई भी सरप्राइज या शॉक आ रहे हैं उसको हैंडल करने में ये हेल्प करती है। कोई वेरियस फंक्शंस है कंपनी में, जैसे छोटी मोटी कोई एक्टिविटीज हो रही है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं से भी पैसा जनरेट करना है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज को अगर उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही वो हो पाता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होती है, फंड्स की वेस्टेज इससे जो है मेंटेन हो जाती है कि हम फालतू में ही फंड्स को ऐसे अननेसेसरली नहीं यूज किया जाता, तो प्रॉपर ऑप्टिमाइज तरीके से यूज किया जाए, ये भी इसमें ध्यान में रखा जाता है।
देन नेक्स्ट प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ वो लिंक करती है, क्योंकि आज ये डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में कितना पैसा चाहिए और कहाँ कहाँ से पैसा जनरेट करना है, ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग ही बताती है। देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एक वन ऑफ द मेथड है थ्रू विच हम ये देखते हैं कि मैंने पैसा लगाना कहाँ पे है और पैसा आना कहाँ से है। इन दोनों के बीच में जो लिंक बनेगा वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही बनाती है। दैट मीन्स इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन में लिंक क्रिएट करने का काम फाइनेंशियल प्लानिंग का ही होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। सो नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंपली मीन्स कि मेरी कंपनी में कितना डेट का प्रपोर्शन है और कितना इक्विटी का प्रपोर्शन है, कितना शेयर कैपिटल से पैसा आया है और कितना कर्जे से आया है, डेट से आया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आया है या हमारा डिबेंचर से आया है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। डेट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल पैसा, शेयर होल्डर को छोड़ के कहां कहां से हम पैसा ले रहे हैं वो डेट में आ जाता है। तो इसको भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कई बार कैपिटल स्ट्रक्चर भी आ जाता है। इस पूरे चैप्टर में 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके फैक्टर इफेक्टिंग है, तो इन 6 ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जर्नली फिक्स्ड वर्किंग और 3 डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिक्स्ड वर्किंग थोड़ा मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वैसे तो दोनों में से ही मैंने देखा क्वेश्चन आ जाता है। फिक्स्ड और वर्किंग में लॉन्ग आ जाता है और इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड में से थोड़ा 3 मार्क्स का टाइप आ जाता है। तो एक बार ये सारे ही कर लेना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टर्स कर रहे थे हम कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन कैसी है मेरी कंपनी की, मेरी कंपनी में इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है। उन बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि मैं डेट की तरफ जाऊं तो या इक्विटी की तरफ जाऊं। अगर कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो आ रहा है, मतलब बहुत जगह से पैसे आ जाते हैं, इनफ्लो हो जाता है, तो कंपनी डेट की तरफ चली जाती है। अगर इतना इनफ्लो नहीं है तो कंपनी इक्विटी की तरफ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? कि कंपनी जो है अपनी जो भी वो बोरोड फंड कर रही है, जहां से वो पैसे जनरेट करती है, कि वो कितना कैपेबल है इंटरेस्ट पे करने में। क्या वो अपना इंटरेस्ट कवर कर लेती है थ्रू इट्स अर्निंग्स और नॉट? अगर तो वो कर लेती है तो वो डेट की तरफ चली जाती है, अगर नहीं कर पाती तो वो इक्विटी की तरफ चली जाती है, राइट। तो अगर आईसीआर कम है तो बोरो नहीं किए जाते फंड्स। सो ये लाइन मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है, सो दैट आपको रीड करने में थोड़ा इजी हो जाए। नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? जो बोरोड फंड पे लगेगा। जब भी हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जहां पे भी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां से जो मुझे रिटर्न आएगी, अगर तो उसका रेट हाई है, देन बोरोड फंड जो मैंने पैसे उधार लेने हैं उस पे इंटरेस्ट पे करने से ज्यादा मतलब है, तो उस टाइम पे हम डेट की तरफ चल जाते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैंने 10 लाख कहीं पे इन्वेस्ट किया और मुझे वहां से 15% मिलता है, ठीक है, बट मुझे एक लोन चाहिए, वहां पे मुझे 3% ही देना है। इस केस में जितना मेरे पास रिटर्न आ रही है इन्वेस्टमेंट पे वो रेट ज्यादा है देन इंटरेस्ट का रेट, तो मैं ऑब्वियसली डेट की तरफ चली जाऊंगी क्योंकि मैं डेट उस रिटर्न से पे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरह से समझाया हुआ है। सो नेक्स्ट आ जाएगा टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट अगर है तो अगर टैक्स रेट हाई रहता है ना तो ये कहीं ना डेट को चीपर बना देता है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपना इंटरेस्ट पेड कर देते हैं टू द सिक्योरिटी। जो भी मतलब जैसे हमारा कोई भी हमने अर्निंग्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है ना, जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, तो अगर तो हाई इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली हमारा इंटरेस्ट और टैक्स दोनों हमारी अर्निंग्स में से माइनस होना ही होता है ना। तो इस केस में क्या होता है, अगर तो हमारा इंटरेस्ट रेट एक सर्टेन अमाउंट है फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या होता है, जैसे पहले टैक्स लगा, टैक्स लगने से क्या हुआ, अब अर्निंग्स थोड़ी सस्ती हो जाती हैं या थोड़ी कम रेट पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट अब कम पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब भी टैक्स रेट हमारा हाई होगा, राइट, टैक्स का रेट अगर 40% है तो कहीं ना कहीं ये मेरा डेट को सस्ता कर देगा, क्योंकि अब मुझे इंटरेस्ट कम अमाउंट पे करना पड़ेगा,
आई होप ये समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आई नो। तो बस अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा, आप इतना याद रखो कि अगर टैक्स रेट हाई है तो ये हमारे डेट को चीपर बना देता है। क्यों? क्योंकि अब हमें कम अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है। अगर टैक्स रेट कम होता तो हमें ज्यादा अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। इतनी सी बात याद रख लो अगर पहले वाला नहीं समझ आया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। सो अभी कॉस्ट ऑफ डेट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हम कर्जा ले रहे हैं उसका कितना खर्चा है, मतलब बेसिकली हमें उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगर तो हमारा लो इंटरेस्ट रेट है तो हम बोरोड फंड ले लेंगे, अगर ज्यादा हाई रेट है तो हम इक्विटी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क कंसिडरेशन। तो अगर तो बिजनेस या फर्म का जो रिस्क है वो लो है, राइट, तो मतलब बेसिकली ना हमने रिस्क के बेसिस पे देख लेना है कि अगर तो हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो हम चले जाते हैं इक्विटी की तरफ। जैसे हमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें एट द टाइम ऑफ हाई बिजनेस रिस्क, अगर बिजनेस रिस्क बहुत हाई है तो हमें उस टाइम इक्विटी की तरफ चल जाना चाहिए, क्योंकि पहले बिजनेस हाई सिचुएशन में चल रहा है, हाई रिस्क सिचुएशन में चल रहा है, उसमें भी अगर मैं डेट लेके बैठ जाऊं तो और ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर रिस्क ज्यादा चल रहा है तो इक्विटी की तरफ चले जाओ सो दैट हम लीनियंटली सारा काम कर सकें, राइट। नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी दो तरह की कैपिटल्स होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। दो तरह की कैपिटल होती है, दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है ये मेरी रहती है कि जो मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदना, जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, एक साल से ऊपर किसी चीज पे मैंने खर्चा करना है, जैसे बिल्डिंग मशीन वगैरह ये सब खरीद ली, तो ये फिक्स्ड कैपिटल होती है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी होती है शॉर्ट टर्म नीड, जो डे टू डे खर्चे के लिए मैंने पैसा चाहिए होता है, ऑपरेटिंग खर्चे करने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल में कंसिडर कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आ जाएगी फिक्स्ड कैपिटल। सो फिक्स्ड मैं आपको मीनिंग बता चुकी हूँ, दैट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड। और जो मेरी वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्टर पीरियड के लिए जब प्रिपरेशन की जाती है उसमें आ जाता है। तो इनको भी बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। अभी नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ऑब्वियसली मुझे मशीन वगैरह ये सब ज्यादा चीजें चाहिए होंगी, तो ऑब्वियसली मेरा फिक्स्ड खर्चा ज्यादा होगा रेदर देन अगर मेरा ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग में मुझे इतनी फिक्स्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर बड़े बड़े लेवल पे मेरा काम चल रहा है तो मुझे ऑब्वियसली फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, रेदर अगर मेरा छोटे लेवल पे काम चलता है तो मुझे कम चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरी कंपनी अपडेटेड टेक्निक के साथ साथ चलती है, उसको होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है वो मुझे लेके ही आनी है, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अगर इतना अपडेट हमने नहीं रहना तो कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, सॉरी मैंने ये ना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे बता दिया, ये हमारा टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ये रह गया हमारा। तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होती है, कैपिटल एंड लेबर। सो अगर तो मेरी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाती है तो उस टाइम पे मुझे ज्यादा मशीनों की जरूरत है, क्योंकि मशीनों से काम किया जा रहा है, नॉट लेबर से कम किया जा रहा है। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज हो रही है तो मैं फिक्स्ड कैपिटल उस कंपनी में ज्यादा होगी, अगर लेबर इंटेंसिव है तो फिक्स्ड कैपिटल कम होगी। नेक्स्ट इज, अगर कंपनी के हाई ग्रोथ प्लान है, वो ग्रो करना चाहती है फ्यूचर में, तो ज्यादा से ज्यादा वो फिक्स पे खर्चा कर देती है। अगर इतने एक्सपेंशन प्लान नहीं है तो कम खर्चा किया जाता है फिक्स पे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर कंपनी डाइवर्सिफाई होना चाहती है और यूनिट्स और प्रोडक्ट्स में भी एंटर होना चाहती है तो ऑब्वियसली उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो इतना डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहती, जहां पे है उतना ही काम करना चाहती है, तो उसको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ फिक्स्ड थोड़ा सा बोल सकते हैं। जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी डेली एक्सपेंसेस के बेसिस पे होती है। एक साल के अंदर अंदर जो हमने खर्चा करना है या डेली बेसिस पे जो खर्चा करना है वो हमारा कवर हो जाता है वर्किंग कैपिटल में। इसमें करंट एसेट्स जनरली कंसिडर की जाती हैं, शॉर्ट टर्म नेचर वाली। तो इसमें भी हम यही देखते हैं। अभी जैसे फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। सो नेचर ऑफ बिजनेस अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है तो ऑब्वियसली मुझे रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ये सब पे खर्चा करना ही पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस इज ट्रेडिंग ओरिएंटेड तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर बड़े लेवल पे काम करना है, बड़े लेवल के स्केल ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं मेरी कंपनी में, ज्यादा वर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी,
सेम वैसे ही बता रही हूँ। सो अगर कम लेवल पे मेरे ऑपरेशंस होते हैं कंपनी में तो कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। तो हमारी कंपनी में कैसे साइकिल चल रहा है, सॉरी इकोनॉमी में, कंपनी में नहीं, कंपनी में क्या बिजनेस साइकिल चल रहा है। बिजनेस साइकिल मतलब बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, ये पीरियड से जो ट्रेड साइकिल्स चलते हैं ना, सो ट्रेड साइकिल के बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है कि कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे बूम पीरियड आता है। बूम पीरियड में क्या होता है, मतलब हाई डिमांड है हर चीज की इकोनॉमी में, हर कोई खर्चा करने के लिए रेडी है, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की या इकोनॉमी में। तो अगर ज्यादा मुझे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण मुझे क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल पे खर्चा करूंगी, मुझे ऑपरेटिंग खर्चे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बूम पीरियड है, डिमांड है, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल पे खर्चा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा यूज होगी। नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर, आई गेस। यस, सीजनल फैक्टर्स। तो सीजनल फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर तो पीक पीरियड है, किसी चीज का सीजन है, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल है, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उसकी सेल होती है, तो अगर तो सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सीजनल नहीं है, मतलब अभी आपका सीजन नहीं चल रहा, आपके प्रोडक्ट की अभी इतनी डिमांड नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। तो नेक्स्ट इज सेम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर तो कैपिटल इंटेंसिव है, सेम ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर इंटेंसिव है तो कम की होगी, वही वाला चल रहा है। देन नेक्स्ट, अगर इन्फ्लेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो इन्फ्लेशन मतलब क्या है, जब प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर ज्यादा हो जाती है, मतलब हर एक चीज के रेट बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल पे खर्चा हो जाता है। जो चीज 100 रुपए में हो सकती थी, अब उस पे 200 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट बेसिस पे उसकी जो है वो हायर हो जाती है हमारी वर्किंग कैपिटल, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हमने डिसीजन पढ़ लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, राइट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कैसे चल रहा है ये सब। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पार्ट बी का, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज की डीलिंग की जाएगी, जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है वो एक्सचेंज होती हैं, जहां पे हम अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, सो एज कि मेरा मोटिव रहे कि मैं वहां से कुछ मनी जनरेट कर सकूं, राइट। तो इसीलिए हम इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। मेरे पास घर पे 1 लाख रुपए पड़ा है, राइट, तो उसका अभी कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा, वो तो घर पे सिर्फ सेविंग पड़ी है, बट अगर उसको मैं किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दूंगी तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर आएगी अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हेल्प करती है कि जो भी आपकी सेविंग है उसको एक प्रोडक्टिव जगह पे डाल के वहां से कुछ अर्निंग या रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, बिकॉज यहाँ पे देखो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे प्राइस की डिस्कवरी पॉसिबल है, मतलब कितना प्राइस किस चीज का सेट होना चाहिए वो मुझे फाइनेंशियल मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही होता है। सिक्योरिटीज की अगर बहुत हाई डिमांड चल रही है तो प्राइसेस भी हाई चले जाते हैं, एंड ऑन द कॉन्ट्रोडिक्शन ये सप्लाई के साथ होता है, राइट, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। तो अगर ये मैं बात करूं हमारा कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है प्राइस लेवल को असर्टेन करने में इन द मार्केट। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सो जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में भी फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है, क्योंकि कितनी भी हमारी मैं एसेट्स की बात करूं, लाइक कोई शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह कुछ भी हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में ही इनकी डीलिंग होती है, और वो जर्नल एक सिक्योरिटी को लिक्विडिटी मतलब एक हेल्प करती हैं उसको पैसे की फॉर्म में बनाने में। लिक्विडिटी इज व्हाट, हाईली लिक्विड चीजें हाईली कैश फॉर्म बनाने में हेल्प करती हैं। इट रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सो कहीं ना कहीं ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करती है, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं,
और ट्रांजैक्शन इनकी हो जाती है, राइट। बहुत ज्यादा लेवल्स पे जाके हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, वो सब इससे इसमें नहीं होता। तो ट्रांजैक्शंस को ये कम करने में हेल्प करती है फाइनेंशियल मार्केट। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पेपर में आपको इसका डिफरेंस आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। तो हम इसका मीनिंग करेंगे, मीनिंग में से मैं आपको डिफरेंस करवा दूंगी। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट नेचर सिक्योरिटीज को डील करती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से अभी कम है। अभी देखो 2 पॉइंट तो यहीं से निकल आए। फर्स्ट आप लिख दो कि मनी मार्केट इज दैट मार्केट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के साथ डील करती है, एंड कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट जो डील करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ। ये पॉइंट हो गया। देन आप टाइम पीरियड पे ले आओ। इट डील्स विद सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स मोर देन 1 ईयर। सो दो ये पॉइंट हो गए। तीसरी आप इनकी एग्जाम्पल्स लिख देना, खत्म। बस तीन तीन मैक्सिमम का आता है, बाकी हम साथ साथ और भी करेंगे, राइट। तो ये मनी मार्केट हो गई हमारी। अभी बात कर लेते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। सो मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है यहाँ पे। फर्स्ट आ गया कॉल मनी। कॉल मनी इज दैट मनी जब एक ऑन डिमांड एक दिन के लिए ही, एक ही दिन उसी टाइम पैसा जनरेट करना है या पैसा बोरो करना है, तब कॉल मनी जो है वो यूज की जाती है। जनरली फॉर द वन डे जो है हम बोरो करते हैं, मनी बोरो करते हैं या लेंड करते हैं डिमांड पे। नेक्स्ट आ जाएंगे ट्रेजरी बिल्स जिसको टी बिल्स भी बोला जाता है। ये एक तरह के प्रोविजनरी नोट्स भी होते हैं, हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं शॉर्ट टर्म नेचर की। दीज आर सोल्ड टू द बैंक एंड जनरल पब्लिक। बैंक और जनरल पब्लिक को ये बेची जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, और आरबीआई इसको इशू कर दी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आपको ये याद रखना है। इनका मेच्योरिटी पीरियड 90 डेज टू 365 डेज का होता है, यहाँ पे नहीं मेंशन। नेक्स्ट आ जाएगा कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। दो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक डिफरेंस देखो, एक बिल है एक पेपर है। बिल लग रहा है ना थोड़ा लीगल सी टर्म है, पेपर ऐसे ही पेपर। तो ऐसे थोड़ा समझ के देख लो, जो पेपर है वो अनसिक्योर है, जो बिल है वो सिक्योर है। एक याद करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। सो जो बिल है दीज आर द सिक्योर टाइप ऑफ प्रोविजनरी नोट और यू कैन से सिक्योरिटी, और जो कमर्शियल पेपर है ये अनसिक्योर प्रोविजनरी नोट है। सो पहले कमर्शियल बिल पे बात कर लेते हैं। कमर्शियल बिल क्या होते हैं? दीज आर द बिल्स विच आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर बिजनेस फर्म। जब ये बिल ड्रॉ किया जाता है एक फर्म की तरफ से दूसरी फर्म के ऊपर पैसे वगैरह लेने देने के लिए, तो वो कमर्शियल बिल्स होते हैं। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? ये एक तरह का प्रोमिजनरी नोट है। प्रॉमिस टू पे समथिंग ऑन पर्टिकुलर डेट, उसको प्रोमिजनरी नोट बोला जाता है। और इसको पब्लिक प्राइवेट कंपनी कोई भी इशू कर सकती है, और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 15 to 1 ईयर का है। सिर्फ मैं की वर्ड्स या एक मेन मेन ही बात करूं, वैसे इसमें से नहीं आता आपको इतना, जस्ट गो थ्रू, क्या पता कोई एमसीक्यू हो आ जाए, तो उसके लिए जस्ट मैं गो थ्रू करवा रही हूँ, ऐसा है मेरा कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं इस पे बात कर रही थी, आपको डिफरेंस आता होता है मनी और कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये क्या होते हैं? इट इज अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सिक्योरिटी सॉरी सेकेंडरी मार्केट। ओनली अ बैंक कैन इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो बैंक की तरफ से ये इशू किया जाता है, और ये एक तरह का सिक्योरिटी है जिसको सेकेंडरी मार्केट में भी बेचा जा सकता है। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद करो, बैंक की तरफ से ये इशू किया जाएगा ये सर्टिफिकेट, और इसको हम टाइम और बेसिस पे इसको इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में भी इसको इशू किया जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यू अगर आ गया, नेम दैट सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, तो आप बता सकते हो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये हमारे सिंपल से प्राइमरी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे मैंने करवाया है ना। एक मैं चीज आपको बता देती हूँ, जो टॉपिक में जैसे करवाती हूँ ना, आप उससे ही समझ जाया करो कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। जो मैं फटाफट भगा रही हूँ बस भी ऊपर ऊपर से, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं थोड़ा डिटेल में डेप्थ में बता देती हूँ, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। सो कई बार अगर मैं बोलना भी भूल जा रही हूँ ना,
आपको नहीं बोल पा रही कि ये इंपॉर्टेंट है या कुछ है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर बार बोलूं, बट अगर मैं नहीं भी कर पाती तो आप खुद ही समझ जाना इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। तो मनी मार्केट डिस्कस होगी। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है? दिस इज दो इट्स दो दैट मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर डील एंड दैट सिक्योरिटीज हुज मेच्योरिटी पीरियड इज ऑफ मोर देन 1 ईयर, उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। अभी सेकेंडरी मार्केट की बात की गई थी। जो सेकेंडरी मार्केट है वो टाइप है किसकी? कैपिटल मार्केट की। सो जो कैपिटल मार्केट है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी सेकेंडरी का भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। अभी देखो मैं बात करूं, हमने 2 पॉइंट बना लिए थे मनी मार्केट और कैपिटल के। पहला क्या था? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, कैपिटल लॉन्ग टर्म, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, दोनों के मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर और कैपिटल का मोर देन 1 ईयर। देन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात अगर मैं की जाएगी तो उसमें इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज कौन सी है? यही ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल। इसमें हम बात कर लेंगे कि इसमें कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। देन अगर एक और पॉइंट में अगर लेना चाहूं, फर्दर किसकी टाइप्स हैं मनी मार्केट की? फर्दर टाइप नो टाइप्स, इसमें जस्ट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ही होती हैं और उन्हीं सिक्योरिटीज की मार्केट्स हैं। जैसे मनी मार्केट के आगे है ना कमर्शियल बिल मार्केट, ये आगे आगे फर्दर मार्केट्स ही हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज है उन्हीं की फर्दर मार्केट्स होती हैं, बट इसमें कौन सी मार्केट्स है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो आप ये लिख सकते हो। डिफरेंस हो गया। वैसे 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अभी बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? वो मार्केट जब हमारी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू होने जा रही है, फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स, न्यूली कंपनी है, कोई न्यू कंपनी पहली बार मार्केट में उतरी अपने शेयर्स बेचने, इशू करवाने, तो उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स की जब ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होती है, तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट की ट्रेडिंग कहां पे होती है? वो होती है स्टॉक एक्सचेंज में। ओके। सो इसमें भी आप मीनिंग लिख सकते हो कि इस जैसे प्राइमरी में आप मीनिंग लिख दो पहले क्या है, सेकेंड आप प्राइमरी और सेकेंडरी, पहले प्राइमरी सेकेंडरी का मीनिंग हो गया, अगर इसका डिफरेंस आ गया तो इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकेंड में आप लिख देना टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स की मतलब जो है ट्रेडिंग होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी बना सकते हो, वेयर ट्रेडिंग इज पॉसिबल। तो फर्स्ट केस में तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है प्राइमरी में, बिकॉज अभी हमने फर्स्ट टाइम इशू किए हैं, बट सेकेंड सेकेंडरी में पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। देन सिक्योर अगर मैं बात करूं उसकी, एक पॉइंट और आप लिख सकते हो इसमें, न्यू इशू मार्केट हो गया, ये हो गया, 3 हो गए वैसे, आई थिंक काफी हैं। हम ये लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में। मार्केट की नॉलेज लिख सकते हो एक पॉइंट, परफेक्ट मार्केट की नॉलेज या एक्सपीरियंस किसमें होगा? सेकेंडरी में। बट देर इज अ लेस एक्सपीरियंस एंड मार्केट इंफॉर्मेशन नॉलेज विल बी लेस इन प्राइमरी, ये लिख सकते हो। बड़े इजी इजी से पॉइंट है, आराम से हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम स्टॉक एक्सचेंज की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस आपको पेपर में आ सकते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? वो एक्सचेंज जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, ब्रॉड किया जाता है या सेल किया जाता है, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। फर्स्ट आ जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं? दैट इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो प्रेजेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी जब ट्रेडिंग की जाती है, उसको लिक्विडिटी और मार्केट प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी समझाया मैंने अभी, पैसे की फॉर्म में किसी चीज को जनरेट करना, टाइप ऑफ, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, लिक्विड बना देना किसी चीज को, मनी ओरिएंटेड, कैश ओरिएंटेड थोड़ा बना देना, तो उसमें हेल्प करती है। और मार्केटेबिलिटी भी, मतलब उसकी मार्केट जनरेट करने में ये हेल्प करती है सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज का प्राइस फिक्स करने में ये हेल्प करती है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस सेट हो जाता है। देन नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सेफली हो, क्योंकि सेबी इसको गाइड करता है। सेबी के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। सो ये एक स्टॉक एक बोर्ड है जो सारा मैनेज करता है स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज कंपनीज को। तो इसलिए सेफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती हैं। और स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करते हैं हमारी कंट्री की नेशनल इनकम, जीडीपी को मेंटेन करने में, तो इसलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा।
स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इक्विटी का एक कल्चर लेके आना, इक्विटी की इंपॉर्टेंस जनरेट करना, उसको स्प्रेड करना, लोगों को नॉलेज देना, ये स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। और लास्ट, स्पेकुलेशन का स्कोप ये जनरेट करता है। स्पेकुलेशन का मतलब जर्नल अगर मैं बोलूं सट्टेबाजी टाइप कि रेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, ऐसा स्कोप स्टॉक एक्सचेंज में जनरेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक एक्सचेंज में या उसके साथ डील करना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक ब्रोकर। हु इज ब्रोकर? ब्रोकर एक मिडल मैन होता है जो आपके बिहाफ पे सारी ट्रांजेक्शन करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करेगा। आजकल तो ये ऑनलाइन हो चुका है, इतनी एप्स वगैरह आ चुकी हैं, वही ब्रोकर बन के आपके बिहाफ पे डीलिंग कर देते हैं। मिडल में आके आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और वो आपको ग्रोथ एंड ऑल सब बताते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्टोकर, स्टोकर कहाँ से आ गया, ब्रोकर, ब्रोकर को आप एक हायर करते हो, ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह बना के उसको सारे अपने डॉक्यूमेंट देते हो, पैन कार्ड एंड ऑल जो मैंडेटरी है वो सब आप प्रोवाइड करते हो। एंड आफ्टर दैट आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। ये एक वो अकाउंट है जिसके थ्रू आपकी सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग होगी, राइट। प्लस आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसको डीपी बोला जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, आप डीपी बन जाते हो, आफ्टर दैट आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जो भी आप जिस भी जगह के या जिस भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, आप अपना ऑर्डर जो है प्लेस करोगे ब्रोकर के साथ। ब्रोकर और कंफर्मेशन स्लिप जो है इट इज टू बी इशू टू द इन्वेस्टर बाय ब्रोकर। मतलब जैसे मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे एक स्लिप ब्रोकर की तरफ से मिल जाएगी, हाँ जी आपने यहाँ पे बोला था पैसे लगाने का, मैंने लगा दिया है, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ये आपकी स्लिप है, राइट। देन मैचिंग द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। सो जो टाइम टू टाइम ब्रोकर जो है ना वो देखता रहता है, वेरीफाई करता रहता है क्या प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो एंड ऑल। तो आप ना मतलब एक ओवरव्यू ये देख, मतलब एक ना टाइप ऑफ चेकिंग वो करेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, कि क्या मतलब शेयर प्राइस चल रहा है और कौन सा बेस्ट प्राइस है जिसपे मैं अभी पैसा लगा दूं बस। अभी तो मैंने जस्ट उसको ऑर्डर बोला है कि मुझे ये चाहिए और उसने अभी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैं आपके ये शेयर इशू कर दूंगा। उसके बाद वो मैच करता रहता है कि शेयर का बेस्ट प्राइस कब निकल के आएगा ताकि मैं उस पर इन्वेस्ट करूं। जब उसको लगता है कि ऑर्डर मैच कर गया या बेस्ट प्राइस आ गया तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉनिकली वो उसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद भी एक स्लिप जो है उसको इशू की जाती है। देन आफ्टर दैट विद इन 24 आवर्स एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है ब्रोकर की तरफ से टू द इन्वेस्टर, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह बताई जाती हैं कि कौन कौन से शेयर्स इशू किए हैं, किस प्राइस पे किए हैं, कब किए हैं, ये सब लास्ट जो है जब कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है तो उसमें सारी डिटेल मेंशन कर दी जाती है ब्रोकर की तरफ से और 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन के बाद ये उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। देन शेयर्स जो है वो आपको डिलीवर हो जाते हैं, जो कि अभी सब ऑनलाइन है, राइट। तो आपके नाम पे शेयर आ जाते हैं और आप अपनी पेमेंट जो है वो कर देते हैं जितने के भी शेयर्स थे उसकी। देन नेक्स्ट आ जाती है सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे होती है पेमेंट एंड ऑल की। जो सेटलमेंट होती है वो सेम डे भी हो सकती है, मतलब पे ऑन दैट डे और सम फ्यूचर डेट। तो इसलिए इट इज टू बी डिलीवर ऑन पे इन डे विच इज बिफोर एंड T+2 डे। सो T+2 डे क्या होता है, +2 डेज ऐड कर दिए जाते हैं जब आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसके 2 दिन के अंदर अंदर एक फ्यूचर डेट पे पेमेंट जो है वो कॉल आउट कर दी जाएगी टू द ब्रोकर। देन आफ्टर दैट डिलीवर कर दिए जाते हैं शेयर्स टू योर डीमेट अकाउंट बाय द ब्रोकर। ब्रोकर जो है वो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स ट्रांसफर करवा देता है आफ्टर योर पेमेंट। सो अभी बात करते हैं डीमेट अकाउंट क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया। डीमेट अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जिसके थ्रू आपके स्टॉक की ट्रेडिंग जो है वो होगी। दैट मीन्स आपके जो भी शेयर्स वगैरह हैं उसको उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है जो भी शेयर आ रहे हैं या जा रहे हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही होंगे, वैसे नहीं हो सकते। जैसे अभी मैंने वीडियो अपलोड करनी है तो मुझे यूट्यूब पे अकाउंट एंड ऑल चैनल बनाना पड़ेगा, तो एक जरिया है ना मेरा अपलोड करने का। वैसे ही शेयर्स को जो है उसके साथ डील करने का एक जरिया है डीमेट अकाउंट।
देन आफ्टर दैट ये कुछ फुल फॉर्म्स है हमारे इंडिया के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी। ये थोड़ा सा पढ़ लो कि कौन कौन से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। दो हैं हमारे इंडिया के, दैट इज एनएसडीएल एंड एसडीएसएल। NSDL is what? National Security Depository Limited and Central Depository Service Limited। तो बस ये फुल फॉर्म याद कर लो और इसमें कुछ खास नहीं करना। दूसरा एक याद कर लो कि हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज फिलहाल हैं, वैसे तो तीन ओवर द काउंटर भी है एक, बट फिलहाल दो याद रखो। कौन कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आप याद रख लेना। और स्टॉक एक्सचेंज के कुछ इंडिसेस मतलब कैटेगरी, जैसे ये निफ्टी है, इसमें टॉप टॉप कंपनीज जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, दिस इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट इज कैलकुलेटेड बाय, इसका इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है निफ्टी के अंदर? इट इज कैलकुलेट बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 50% की स्टॉक लिस्टेड इन एनएसईआई। एनएसईआई के अंदर जितने भी 50% स्टॉक जो है वो रजिस्टर्ड हुए होंगे उनका 50% इसमें लिया जाता है प्राइस डिटरमिन करने के लिए, राइट? इसको मतलब इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स के अंदर आता है उसके अंदर क्या होता है? इट इज कैलकुलेट बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स, राइट? 30 स्टॉक्स जो बीएसई के अंदर आएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आएंगे। ठीक है, इसमें इतना आता नहीं है, बस आपको निफ्टी सेंसेक्स ये थोड़ा याद रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज मैंने अभी आपको बोला ना, बॉम्बे होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, ओवर द काउंटर भी होता है वैसे, बट आप मेन यही तीन अभी दो देखो। उसके बाद आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो है प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस, मनी कैपिटल का डिफरेंस, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, सेबी के फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हम बात कर लेते हैं सेबी कौन है। सेबी इज व्हाट? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, जिसको इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में। क्यों किया गया था? क्योंकि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का इसका मेन मोटिव है सेबी का, कि इन्वेस्टर के साथ कुछ अनफेयर गलत ना हो जाए। प्लस पूरी फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज को कंट्रोल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसकी है, सेबी की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो हमारी स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज कौन करता है? सेबी। सेबी की तरफ से ये सारा संभाला जाता है। सेकंड, इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उसको कोई भी रॉन्ग गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए, कोई उसको मिसलीड ना कर दे, ये सेबी मेन पर्पस रखता है। देन नेक्स्ट, सेबी का काम ये भी होता है कि किसी भी तरह की कोई फ्रॉडलेंट या माल प्रैक्टिसेस या मिसलीड कोई किसी को ना कर दे, कोई अपने बेनिफिट के लिए कुछ फ्रॉड ना कर रहा हो फाइनेंशियल मार्केट में, तो ये सेबी इंश्योर करता है। तो ये जनरल से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर पेपर में आपको आते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस आपको इसमें आ जाते हैं केस स्टडीज की फॉर्म में, कुछ ना कुछ लिखा जाता है, फिर आपको बोला जाता है आप आइडेंटिफाई करो कि सेबी के तीन फंक्शंस में से ये कौन से फंक्शन है। सो सेबी तीन फंक्शंस परफॉर्म करती है, कौन कौन से? रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो आपको ना कुछ ऐसे केस था दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे आप बताओ कि इसमें प्रोटेक्टिव है, रेगुलेटरी है या डेवलपमेंट फंक्शन है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करके बाकी और फंक्शंस बता देने होते हैं। तो अभी बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन की। सो रेगुलेटरी फंक्शन क्या काम करता है? रूल्स रेगुलेशंस बनाने में या रजिस्ट्रेशन के क्या इसके स्टेप्स या किस किस चीज की रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है या उसकी गाइडेंस देता है, उस पे बात कर लेते हैं। पहले आ जाएगा रेगुलेटरी फंक्शंस। सो रेगुलेटरी फंक्शन में फर्स्ट आ जाता है, ये रजिस्टर्ड करता है ब्रोकर सब ब्रोकर्स को, और भी मार्केट में जितने प्लेयर्स रहते हैं उनको भी ये रजिस्टर्ड करता है। देन नेक्स्ट, अगर कोई स्कीम आ रही है इन्वेस्टमेंट की, उसकी रजिस्ट्रेशन सेबी की तरफ से की जाती है। फर्दर, जितने भी हमारी मार्केट में पर्संस हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंक्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, अंडरराइटर भी अभी मैं जैसे बता देती हूँ, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, ट्राई करती हूँ, मुझे पता है ये छोटा कंसेप्ट नहीं है। कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है ना, तो उस टाइम पे कंपनी की ना एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इतने शेयर इशू करने हैं, बट अगर नहीं हो पाते, पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती सारे शेयर्स, तो जो शेयर्स बच जाते हैं, जो पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती, वो अंडरराइटर्स उठा लेते हैं, मतलब वो सॉरी ले लेते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो पर्सन होते हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा इसका कंसेप्ट है, थोड़ा सा ही मैंने ट्राई किया।
तो ये रेगुलेटरी फंक्शन सेबी करती है। उसके बाद सेबी डेवलपमेंट फंक्शंस कौन कौन से करेगी? सो डेवलपमेंट में फर्स्ट ये करती है जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको ट्रेन करने में, गाइड करने में सेबी हेल्प करेगी। देन नेक्स्ट, किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, उसको पब्लिश सेबी की तरफ से किया जाता है। और अगर उसको लगता है कैपिटल मार्केट को ऑपरेट करने में किसी भी तरह के कोई मेजर या स्टेप लेने की जरूरत है, वो सेबी कर देती है। आफ्टर दैट सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शंस कौन से करेगी? प्रोटेक्टिव फंक्शंस में जो है वो ट्राई करती है किसी भी तरह की मिसलीड स्टेटमेंट, कोई मैनिपुलेशन ये वो ना हो, फ्रॉड ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे इंडिया में ना हो, ये सेबी की तरफ से इंश्योर किया जाता है। आफ्टर दैट सेबी कंट्रोल करती है इनसाइडर ट्रेडिंग। सो नाउ व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर कोई अंदर वाला पर्सन कोई इंफॉर्मेशन लीक कर देता है या बातों बातों में बता देता है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो नहीं बतानी थी, तो दैट इज व्हाट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अगर सेबी को इसके बारे में पता चल जाता है तो दैट पर्सन को पेनाल्टी देनी पड़ती है। सो लास्ट इज, अगर सेबी को लगता है कोई भी स्टेप लेना है जिसके लिए इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन बनी रहे, तो सेबी वो स्टेप जरूर लेगा, राइट? तो नेक्स्ट इसमें ये आ जाएगा हमारा। सो इसी के साथ आई गेस हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है सेकंड। अभी आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। सो थर्ड चैप्टर इज व्हाट इट इज ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब बड़ी सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। मार्केटिंग का मतलब होता है चीजों को, सामान को ऐसे दर्शाना या ऐसे बेचना ह्यूमन की या कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हो और उसकी नीड और वांट को हम फुलफिल कर सके। मार्केट में कुछ ऐसी चीजें करना ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कंज्यूमर को किंग मानते हुए, दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए हमें बहुत सी चीजों पे काम करना पड़ता है। हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, प्रॉपर वेयर हाउस, प्राइस सेट करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके फीचर्स, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सही जगह पे बेचना, ये सब मार्केटिंग ही डिस्कस करता है, राइट? सो मार्केटिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम समझ लेते हैं मार्केटिंग की फिलॉसफीज। सो इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाता है तो फटाफट पढ़ लेते हैं। ये मार्केटिंग की फिलॉसफीज भी है, मार्केटिंग की अप्रोचेस भी हैं, और एवोल्यूशन, ग्रोथ मार्केट की कैसे, मार्केटिंग की कैसे हुई है वो भी है, मार्केटिंग के कंसेप्ट्स भी हैं, बहुत कुछ है ये मार्केटिंग का। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि मार्केटिंग, अगर आप इसको ग्रोथ या हिस्ट्री से समझोगे ना बड़े अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? और इसकी फिलॉसफी, सोच भी है कि जो आज भी चलती है, ठीक है? पहले है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या किया जाता था? पूरा फोकस यही होता था कि हमें बस प्रोड्यूस ही करना है, हमने नहीं देखना सामान की क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, किस तरह का माल है, नो, सिर्फ हमें बस ध्यान देना है कॉस्ट कम करनी है और प्रोडक्शन होती रहे। सो एक ये कंसेप्ट है मार्केटिंग करने का। पहले बहुत चलता था, अभी बहुत रेयर केसेस में, मुझे नहीं लगता कहीं है। जब सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा, माल बनाना है कम कॉस्ट पे, तो दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। सेकेंड आ गया था प्रोडक्ट कंसेप्ट, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, उसके एस्पेक्ट्स पे बात की जा रही थी। ये ध्यान रखा जाता था कि प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, ऐसे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनाने। सो जब प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट की बात की गई थी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स बात करनी, ऐड करने की बात की जाती है, तो वो प्रोडक्ट फिलॉसफी है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेलिंग कंसेप्ट, जिसमें फोकस ही यही है, जो भी बना है घटिया है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, बस हमने सेल ऑफ करना है एक अच्छी सी प्रमोशनल टेक्निक यूज करके, जैसे एडवर्टाइज करके, सेल लगा के, कैसे भी, जिसमें मेरा पर्पस यही है कि कस्टमर को सिर्फ मैंने कन्विंस करना है कि मेरा माल खरीद, ठीक है? तो ये है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। सो आई होप समझ आ रहा है। प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है, कम कॉस्ट पे, प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे ध्यान देना है। सेलिंग कंसेप्ट में माल बेचना है, बस कस्टमर को कन्विंस कर देना है कि हाँ जी हमारा माल बहुत अच्छा है, सामान बहुत अच्छा है, आप खरीद लो। उसके बाद आ जाएगा मेरा मार्केटिंग कंसेप्ट। प्यारा सा कंसेप्ट आ गया मार्केटिंग का, जिसने बहुत चेंजेस लेके आया। इसमें फोकस क्या था कि ऐसे ही हमने सामान नहीं बेचना, जो बनाया बेच दिया, क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दिया, चलो अब बेच दो, बस बेच दो, ये नहीं होगा। इसमें इन्होंने फोकस किया है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। पहले कस्टमर से पूछो जाके उनको क्या चाहिए, किस तरह का सामान चाहिए,
ये आइडेंटिफाई करके फिर ट्राई करना है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसको वही हम प्रोवाइड करें जो उसको चाहिए, राइट। तो मेन फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लास्ट अभी जो स्टार्ट हो गया है दैट इज सोसाइटल कंसेप्ट, जिसमें फोकस था कि हमने कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना है, साथ में हमने सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि सामान अच्छा बनाने के चक्कर में, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम अपना इन्वायरमेंट खराब करें, पोल्यूशन क्रिएट करें। नो, हमें इकोलॉजी एंड सोसाइटी दोनों को ध्यान रखना है, पूरे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही हमने प्रोडक्शन करनी है या अपना सेल परचेज जो भी है बिजनेस रन करना है। सो दैट आर द फिलोसफीज, 5 फिलोसफीज हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये डे बाय डे देखो, तभी मैंने इसको एवोल्यूशन बोला, ये ग्रोथ के बेसिस पे भी चलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की। तो ये फंक्शंस भी हैं, प्रोसेस भी बना सकते हो इसको आप, वैसे ये स्टेप्स में ही चलता है अगर लाइन वाइज लिख दोगे, ठीक है। तो अगर मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है आपको। अगर ये जानना है, मतलब कुछ ऐसी चीज बनानी है कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको मार्केट से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी और रिसर्च करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिसर्च करना। सेकेंड, उस रिसर्च के बेसिस पे प्लान्स बनाना, दैट मीन्स मार्केटिंग की प्लानिंग कर लेना कि हम आगे क्या करेंगे। उसके बाद मार्केट की प्लानिंग करने के बाद हम करते हैं, मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे काम करना है, ऐसे मार्केट ऑपरेट हो रही है, ये मेरे पास डाटा निकल गया है, तो उस बेसिस में मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगी कि हाँ जी इस तरह का प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मार्केट में ढूंढा है कि इसकी कमी है या इसकी डिमांड है, तो ये सामान बनाया जाएगा। सो तीसरे लेवल पे प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट पे बात की जाती है। सो प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली कि प्रोडक्ट को करना कैसे है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग पे, मतलब प्रोडक्ट का एक लेवल, स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, टारगेट सेट कर लिया जाएगा और उसकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी कि वो किस लेवल का हमने बनाना है। आफ्टर दैट उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हम आ जाते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे, कि प्रोडक्ट का आउटर कवरेज कैसा होगा, प्रोडक्ट पे प्रिंटिंग किन किन चीज की होगी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर कहां से हुआ है, कॉस्ट कितनी है, मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो ग्रीन डॉट लगानी है या रेड डॉट लगानी है। तो पैकेजिंग और लेबलिंग पे बात की जाती है। फिर बात की जाती है प्रोडक्ट को किस नाम से बेचा जाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे यहाँ पे बात कर ली जाती है कि प्रोडक्ट को किस नाम सिंबल पे बेचा जाएगा, उसकी ब्रांडिंग क्राइटेरिया देख लिया जाएगा। तो आफ्टर दैट ब्रांड भी सोचने के बाद हमने आ जाना है उसके कस्टमर सर्विसेज पे कि हमने कोई आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस देनी है, गारंटी वारंटी कोई देनी है या नहीं देनी। उसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद आ जाता है प्राइस की बारी कि किस वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट को बेचना है। सो प्राइस कैसे सेट किया जाएगा आगे हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है कि प्राइस सेट करने के दौरान एक सेलर क्या क्या चीजें ध्यान में रखता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको आता है, इस बार सैंपल पेपर में भी है, ठीक है। तो प्राइसिंग पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद प्रमोशन, उसका प्रचार कैसे करना है, एडवर्टाइज करना है, न्यूज़पेपर में डालना है, रेडियो में डालना है, कहाँ डालना है, पैम्पलेट डालने हैं, तो ये सब देखा जाएगा कि उसको प्रमोट कैसे करना है। प्रमोट करने के बाद फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मतलब उसका चैनल क्या रहेगा, ठीक है। होलसेलर डायरेक्ट बेच रहा है, क्या चेन से जाएगा, जैसे होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर या ऑल, ये सब बीच में कैसे लोग काम करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर के बाद जाएगा, रिटेलर के बाद जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, ये चेन रहेगी, या होलसेलर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगा, या मैन्युफैक्चरर ही सीधा कस्टमर को दे देगा, तो ये चेन डिसाइड की जाएगी। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन देखी जाएगी कि माल को या जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको सही जगह पे सही लोगों तक हमने पहुंचाना कैसे है, ये बात की जाती है। और द लास्ट इज कि बल्क में बन गया हुआ है, बल्क में ही बनाना पड़ता है वैसे तो हमें पता ही है, तो उसको स्टोर कहाँ पे करना है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज कैसे अरेंज करनी है, इस पे बात की जाती है। तो ऐसे सारा मार्केटिंग के, मतलब ये सारे मार्केटिंग के फंक्शंस हैं जो हम मार्केटिंग में रहते हुए करते हैं, इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन। अभी द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाते हैं, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। बहुत बार वर्ड सुना होगा, बहुत बार कंसेप्ट सुना होगा, कईयों ने तो इस पे प्रोजेक्ट भी बनाया, मुझे पता है, ठीक है। सो मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, मार्केटिंग का मतलब हम समझ चुके हैं, मिक्स इज डिसीजन। सो मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से डिसीजन हैं जो हमें लेने पड़ेंगे, उस पे बात कर लेते हैं। इसको मार्केटिंग मिक्स भी बोला जाता है, इसको 4 P's भी बोला जाता है, 4 P।
कौन कौन से 4 पी हैं इसके अंदर? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 डिसीजन हम मार्केटिंग करने के लिए लेते हैं। तो इसीलिए देखो आगे इसके एलिमेंट्स ही हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन इज इक्वल्स टू मार्केटिंग मिक्स। अभी बात करेंगे हम प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट इज व्हाट? इट इन्वॉल्व्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को छूने वाली एबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट को छूने में कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, और प्रोडक्ट हमें क्या सर्विस दे रहा है, इनका मिक्सचर मार्केट प्रोडक्ट होता है। मतलब चाहे उसकी सर्विस है, चाहे उसकी टेंजिबिलिटी है, चाहे इंटेंजिबिलिटी है, वो कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर रही है, वही प्रोडक्ट है। तो जब भी हमने प्रोडक्ट मिक्स पे बात करनी है, हम किन किन चीजों पे बात करेंगे? पहला कंपोनेंट जो प्रोडक्ट मिक्स का है दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग इज व्हाट? इट इज अ नेम, साइन, सिंबल जो भी प्रोडक्ट का होगा। जैसे एलजी का सिंबल है, नाम है ना, एक उसका है, सैमसंग का हो गया, एप्पल का हो गया, ये सब ब्रांड्स हैं, इनके साइन सिंबल जो भी होते हैं तो वो उसको हम ब्रांड बोलते हैं। तो ब्रांड अगर मैंने बनाना है तो क्या क्या क्वालिटीज मैंने ध्यान में रखनी है एक ब्रांड बनाने के लिए? फर्स्ट वन इज कि जो ब्रांड होगा वो शॉर्ट और सिंपल होगा। मतलब छोटा सा छोटा नाम हमने रखना और सिंपल। देखो जितने भी ब्रांड है, पोलो, एलजी, तो ये छोटे छोटे ब्रांड्स है, नाम छोटा रखा जाता है ताकि याद करना समझना इजी हो। सेकंड हमने ध्यान रखना है कि जो ब्रांड है वो इजी हो, प्रोनाउंस करना, बोलना बहुत इजी हो, राइट। देन नेक्स्ट, वो आपकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में बताए कि प्रोडक्ट किस काम का है। जैसे हाजमूला कितनी अच्छी एग्जांपल है ना, हाजमा ठीक करने के लिए हाजमूला। तो ये प्रोडक्ट के यूज के बारे में बता रहा है। तो आप ट्राई करो वैसा नाम ढूंढो, आप ट्राई करो अलग यूनिक सा नाम ढूंढो जो भी बाकियों ने नहीं रखा हो। आप ये ट्राई कर सकती हो कि किसी भी कल्चर को वो इफेक्ट ना करे, मतलब एक जर्नल सा आप नाम रख लो, राइट। मतलब हर किसी की लैंग्वेज, कल्चर को कंसिडर करते हुए आप नाम रखो, आपने जो भी ब्रांड का रखना है। ब्रांड का नाम रखने का, सिंबल रखने का क्या फायदा होता है? प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पता चलता है कि प्रोडक्ट बाकी कंपनी से या ब्रांड से कैसे अलग है। प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में हेल्प होती है, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने में हेल्प होती है, मार्केट में अगर लॉन्च करना है तो ब्रांड हेल्प करता है, राइट। तो ये था ब्रांडिंग, इसकी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है या एडवांटेज, वो मैंने आपको करवा दिए। सेकेंड कंपोनेंट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट का, दैट इज पैकेजिंग। व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग इज व्हाट? आउटर कवरेज, आउटर कंटेनर, बैग, डब्बा कैसे होगा या लिफाफा कैसे होगा, है ना, वो पैकेजिंग है। ठीक है, तो इट कंटेन सेट ऑफ रैपर, कंटेनर और बैग फॉर अ प्रोडक्ट, इट इज नोन एज पैकेजिंग। ये 3 लेवल्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। वही घिसी पिटी एग्जांपल ही दूंगी, उससे समझ आ जाएगा। टूथपेस्ट वाली, टूथपेस्ट जिसमें कैरी है वो ट्यूब, दैट इज प्राइमरी पैकेज। जब उसको गत्ते के डिब्बी में डाला जाता है छोटी सी, तो वो है सेकेंडरी पैकेज जो प्राइमरी प्रोडक्ट को कैरी करेगा। और जब मुझे बल्क में इधर उधर करना है, जैसे सपोज मुझे 1000 टूथपेस्ट कहीं भेजने हैं, तो मुझे एक बड़ा सा कार्टन यूज करना पड़ेगा जिसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए उसको यूज करूंगी, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। 3 लेवल की पैकेजिंग ऐसे काम करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आई होप समझ आ गया होगा। और एग्जाम्पल यहाँ टूथपेस्ट की ही है इसलिए मैंने यही ली है। मेन बात करते हैं पैकेजिंग के फंक्शंस। पैकेजिंग क्या हेल्प करती है? पैकेजिंग हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपको रैपर ये वो देख के ही पता चलेगा ना कि ये एक्लेयर्स की टॉफी है, ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, ये किटकैट की चॉकलेट है। आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैकेजिंग से ही होती है। प्रोडक्ट हमारा प्रोटेक्ट रहता है, राइट। प्रोडक्ट जो है खराब होने के कम चांसेस है, वेस्ट होने के कम चांसेस है अगर अच्छी पैकिंग है तो। देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को यूज करना भी ये कन्वीनियंट कर देता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, प्रचार करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंट टू स्टोर। तो प्रोडक्ट को स्टोर करना कन्वीनियंट हो जाता है। अगर जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो, आपने आधी खाई आधी नहीं खाई, तो आप उसी रैपर में रैप करके रख देते हो, है ना। देन नेक्स्ट, हेल्थ और सैनिटेशन, इसको भी ये प्रोटेक्ट मतलब रेज करता है। कहीं ना कहीं अगर पैक में प्रोडक्ट है तो इससे हेल्प रहती है हमारी कि प्रॉपर हम हेल्थ स्टैंडर्ड और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स को
फॉलो करते रहे। सो ये था पैकेजिंग का सारा कंसेप्ट। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लेबलिंग की। सो नाउ व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग मतलब जो भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती है उसको बोला जाता है लेबल। और क्या क्या लिखा जाता है अब बताओ लेबल में? प्रोडक्ट का नाम, मैन्युफैक्चर किसने किया है, किस डेट तक ये वैलिड है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट वेज है नॉन वेज है, ये सब लेबलिंग में ही आता है। और लेबलिंग हमें क्या इन्फॉर्म करती है? इट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट। इट टेल्स अबाउट कि हमें इतने प्रोडक्ट में से किसको सेलेक्ट करना है। ये प्रोडक्ट की ग्रेडिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। और लीगली एक जो इंफॉर्मेशन लॉ की तरफ से बोली है कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, वो सब लेबल के ऊपर ही बताई जाती है, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा प्राइस। एक पी कर लिया हमने प्रोडक्ट, अभी कर लेते हैं प्राइस। सो प्राइस इज व्हाट? इट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विच यू हैव टू पे टू परचेज द प्रोडक्ट। सो जो भी आप वैल्यू या पैसे पे करोगे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसको प्राइस बोला जाता है। और जब भी मैंने प्राइस सेट करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं एक फर्म की तरफ से, मतलब प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे, कुछ भी ऐसा है तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं द फैक्टर केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग अ प्राइस। फिक्स करना है प्राइस तो कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे? फर्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। मेरा प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट मैंने जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है उसका ऑब्जेक्टिव मेन मकसद क्या है? क्या मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, क्या मैंने मार्केट में शेयर कैप्चर करना है, या मुझे अपनी कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करना है? अगर तो मुझे पैसा कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मैं हाई प्राइस सेट कर दूंगी। अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, इनिशियली मैं कम करूंगी। सिमिलरली कॉम्पिटेटिव मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, राइट या मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तब भी मुझे कम प्राइस सेट करना पड़ेगा, राइट। तो पहला फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है? प्राइसिंग का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड, प्राइस का प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। आज मैंने किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है तो मैं सबसे पहले तो यही देखूंगी ना कि मुझे उसके बनाने में खर्चा कितना लगा है, तो प्रोडक्ट का खर्चा सेकंड फैक्टर देखा जाता है। देन नेक्स्ट, मार्केट में कंपटीशन कितना है। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए भी हम देखते हैं अगर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है हम इतना हाई प्राइस सेट नहीं करते क्योंकि हम तो फिर मार्केट से निकल ही जाएंगे। तो एक जर्नल नॉर्मल सा प्राइस हम सेट कर लेते हैं कंपटीशन के टाइम। अगर नहीं है, हम ही अकेले हैं वो प्रोडक्ट देने वाले, तो हम हाई से हाई प्राइस सेट करेंगे ताकि पैसा कमा सके। नेक्स्ट, कस्टमर की डिमांड यूटिलिटी के बेसिस पे भी प्राइस सेट किया जाता है। अगर बहुत हाई डिमांड है, हाई प्राइस, ज्यादा यूज कर रहे हैं तब भी हाई प्राइस, ठीक है। बाकी ये सब डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी कि प्रोडक्ट किस नेचर का है। मैं तो एक जनरल एक एग्जांपल हर जगह दे रही हूँ। आगे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को भी हम कंसीडर करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने बोला है ये एमआरपी वाला सिस्टम कि एमआरपी से ऊपर आपको नहीं बेचना, तो आप मैक्सिमम एक अपना प्राइस सेट कर देते हो। सो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है प्राइस सेट करने के दौरान, वो सब आपको मानने पड़ेंगे। लास्ट आप देखोगे कि आपने प्रमोट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया है, आपकी मार्केटिंग टेक्निक क्या थी। अगर तो एडवर्टाइजमेंट की है, टीवी पे की है, वो भी इतना खर्चा कर दिया होगा तो प्रोडक्ट का प्राइस तो आप खुद हाई चार्ज करोगे ही करोगे। तो मार्केटिंग की टेक्निक देखी जाती है कि आपने कौन सी यूज की है। अगर कॉस्टली यूज की है तो आपको ज्यादा प्राइस आप हाई चार्ज कर सकते हो। आगे आ जाएगा तीसरा पी, दैट इज प्लेस, जिसमें हम देखते हैं कि अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट हमारा कैसे पहुंचेगा। इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही करवा रही हूँ, दैट इज आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लेते हो, राइट अगर तो आप वन लेवल चैनल यूज कर रहे हो तो उसमें आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे देता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, बट कई बुक्स में ना ये 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, और आई थिंक आपका 0 1 2 3 ही है, तो आप ये ठीक ही कर लो। मुझे लग रहा है आपका ये 0 है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है और ये लास्ट वाला 3, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लो, हर जगह हर बुक में अपने अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो 0 लेवल में क्या होता है, मिडल मैन कोई भी नहीं है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर 1 लेवल है तो बीच में रिटेलर आ जाएगा, मतलब प्रोड्यूसर पहले रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर को देगा। अगर 2 लेवल है तो होलसेलर और रिटेलर ऐड हो जाते हैं, प्रोड्यूसर पहले होलसेलर को देगा, रिटेलर को देगा, फिर कंज्यूमर को देगा। और अगर 3 लेवल है तो प्रोड्यूसर पहले देता है एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर वो आगे देता है होलसेलर को, फिर रिटेलर को, कंज्यूमर को।
तो ऐसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रमोशन, द लास्ट पी। सो व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कंज्यूमर को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको हिंदी में सोच रही थी क्या कहते हैं, प्रेरित कर रहे हो कि आप प्रोडक्ट खरीदो, पता नहीं ठीक है कि नहीं, प्रेरित, मोटिवेट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इतने सस्ते में है, ये वो। तो दैट इज व्हाट प्रमोशन इज। आप कन्वे कर रहे हो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हाँ जी आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें, उसको प्रमोशन बोला जाता है। सो प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एडवर्टाइज। एडवर्टाइज इज व्हाट, जब हम किसी भी तरह का नॉन पर्सन प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो टीवी पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मास लेवल रीच करना है टीवी पे कर देंगे, पैम्पलेट्स बांट देंगे, ये सब इसी में आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या है एडवर्टाइजमेंट का? ये मास रीच करता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है एक ही टाइम पे, एक्सप्रेसिव इन नेचर है, राइट, तो इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट के बारे में, प्लस ये कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव करेगा अगर एडवर्टाइज यूज करोगे। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके, डोर टू डोर जाके भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर देते हो, प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हुए बताओगे कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, और आप उनको मोटिवेट करोगे कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट खरीदो। नेक्स्ट इज सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन कैसे की जाती है? जब आप मैक्सिमम सेल करके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, इसके लिए आप डिस्काउंट देते हो, बाय वन गेट वन फ्री लगा दोगे, स्क्रैच द कार्ड कूपन, पेटीएम का कैशबैक दे दोगे, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन बना के, आप अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ, अपनी कंपनी की गुडविल क्रिएट करो, ताकि लोग आपका ही जो है सामान खरीदें। अब जैसे कभी भी सिक्योरिटी की बात आएगी, फोन खरीदना है, सिक्योरिटी चाहिए, तो एप्पल के अलावा कोई और कुछ सोचता ही नहीं है कि नहीं हमें आईफोन ही लेना है बस क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है। तो आप अपना पब्लिक रिलेशन ऐसे बनाओ, अपने कस्टमर के साथ ऐसे रिलेशन बनाओ, अपनी रेपुटेशन गुडविल को ऐसे जनरेट कर लो कि एक एलिमेंट की अगर बात की जाए ना तो कस्टमर आपके बारे में सोचे। ठीक है, तो ये था हमारा सारा मार्केटिंग मिक्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है मार्केटिंग का। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मे भी कईयों को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या इतनी तेज तेज बोली जा रही हूँ, बट गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वन शॉट है और मैं सिर्फ टू द पॉइंट एक रिवीजन करवा रही हूँ, ये दिमाग में सोच के कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, राइट। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, मुझे लगता है तब भी आप अगर एक एक लाइन भी पढ़ रहे हो या एक एक लाइन भी सुन रहे हो, दैट इज सफिशियंट। इतना एग्जाम से पहले अगर मैं करवा रही हूँ तो मुझे लगता है इतना भी काफी है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ रहा, जस्ट अगर मैं बात करूं 36 to 37 पेजेस में पूरी बिजनेस स्टडीज है, जिस चीज की 2 बुक्स हैं, तो मुझे लगता है वो इनफ है, बाकी आपको पता होगा ज्यादा। सो लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो नाउ व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज व्हाट, जब भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं ताकि मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहे, उसे कोई हार्म ना हो, उसको सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, कोई मिसलीड ना कर दे, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोला जाता है। मतलब कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 था, अब 2019 है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा क्या क्या होता है हम बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फायदे की फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर को क्या फायदा होगा? कस्टमर इग्नोरेंस। सो कस्टमर को इग्नोरेंस फील नहीं होगी, उसको लगेगा कि हाँ जी मेरे बारे में सोचा जा रहा है, मेरे लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, तो उसको इंपॉर्टेंस फील करवाना पॉसिबल हो पाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो कंज्यूमर जो हर टाइम कई बार सोचता था ना कि हमें हमारे बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, हमें पूछा ही नहीं जाता हमारी नीड वांट क्या है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने सॉल्व कर दी। अब उनसे पूछा जाता है और उनके लिए ही कम सब कुछ किया जा रहा है। कंज्यूमर के जब किंग ही बना दिया, और क्या चाहिए। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इससे स्टॉप हो जाती है। मतलब कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं अब किया जा रहा, ये नहीं है उसको 10 किलो बोल के 9.5 किलो बेचा जा रहा है, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। अब कंज्यूमर खुद स्टैंड ले सकता है, एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ नहीं होती। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा रहेगा? ये 3 पॉइंट सारे हमारे थे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी है हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सो अगर आप कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिकोगे।
तो फर्स्ट ये फायदा है। सेकेंड, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, मतलब आप चाहोगे कि सोसाइटी का भी बेनिफिट हो और बिजनेस ऑपरेट करे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तीसरा पॉइंट वही है, मैंने साथ में ही बता दिया। तो नेक्स्ट है, आप मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन दे सकते हो, मतलब कल को कोई आपसे आके पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पे कोई एक्शन लिया जाए, तो आप जस्टिफाई दे सकते हो कि हम सब कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम ये मेजर्स लेते हैं। तो आपका ना ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी इससे, क्योंकि आप पहले ही एथिकल मॉरली सब कुछ ठीक करो तो गवर्नमेंट क्यों आगे इंटरफेयर करेगा। ये फिर मैंने डी और पी पॉइंट इकट्ठा ही बता दिया। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज अ पर्पस ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर राजा है, पर्पस है, कंज्यूमर के लिए ही सब कुछ हम करते हैं, राइट। अभी आपको जो चाहिए, जिस तरह के नोट्स, क्वेश्चंस या जो भी हेल्प चाहिए वो मैं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए एट प्रेजेंट आप कंज्यूमर्स की तरह ही हो, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सिंपल। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सो व्हाट आर द राइट्स? फर्स्ट इज, कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट अधिकार हैं? फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर के पास अधिकार है कि वो जो भी सामान खरीदे वो सेफ सिक्योर हो। अगर वो सेफ सिक्योर नहीं है, उसकी हेल्थ लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, तो वो कोर्ट में जाके एक्शन ले लेगा। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर के पास अधिकार है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्टैंडर्ड, ग्रेडिंग, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। सो कंज्यूमर के पास ये भी अधिकार है कि उसके पास राइट है कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज करे, जो उसको लगेगा बेस्ट है वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा। आप उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकते नहीं तो ये ले बस, नो। उसके पास राइट है, जो उसका मन करेगा, उसको जो बेस्ट लगेगा वैरायटी ऑफ गुड्स में से, उसको वो खरीदेगा। नेक्स्ट इज राइट टू बी हेयर्ड। अगर कंज्यूमर को कुछ भी गलत लग रहा है, वो कोई कंप्लेंट करना चाहता है, राइट, तो वो उसकी सुनी जाएगी कोर्ट में भी या वैसे भी, तो उसकी हियरिंग इज सिग्निफिकेंट, यू कैन से। नेक्स्ट इज सीक टू रिड्रेसल। अगर कंज्यूमर को कुछ भी गलत सामान मिल गया, कोई डिफेक्टिव मिल गया या कुछ भी, उसके पास ये राइट है, अगर उसको कोई इंजरी हुई है, वो इंजरी उसको रेक्टिफिकेशन, मतलब वो इंजरी उसको सही होके मिले, राइट, या उसको कोई लॉस हुआ है, उस लॉस के बदले उसको कंपनसेशन पे की जाए। अगर कोई डिफेक्ट निकला, डिफेक्ट रिमूव करके दिया जाए। आगे पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सीक्रेट रेसल, कुछ कमी पेशी है उसको दूर करना, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो दूर करवा सकता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो कंज्यूमर एजुकेशन भी ऑल्सो राइट है, कंज्यूमर को अवेयर किया जाए कि उसके पास ये राइट्स अवेलेबल हैं, वो ये एक्शन ले सकता है अगर उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो, ठीक है। तो ये कंज्यूमर की राइट्स थी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट, कंज्यूमर मस्ट एक्साइज हिज राइट्स। जो भी उसके पास राइट्स हैं वो उसको माने, उसके बारे में सोचे, उसको यूज करे। कंज्यूमर जो है वो बिल मांगे, ये जरूरी है। वो फाइल करना चाहता है कंप्लेंट, वो कर सकता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वालिटी में ध्यान रहे, ऐसे कुछ भी ना उठा के ले आए। नेक्स्ट, कंज्यूमर इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करे, पोल्यूशन क्रिएट ना करे। नॉट कैरी अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के ना भागा चला जाए, थोड़ी रिसर्च करके ही प्रोडक्ट ले। नेक्स्ट, ब्लैक मार्केटिंग से दूर रहे। और लास्ट, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने आप को खुद, उसका इंटरेस्ट हो कि उसने खुद को प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, या कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर को सपोर्ट करती है अगर उसको प्रॉब्लम होती है। सो जब भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है तो कंज्यूमर सबसे पहले जाता है डायरेक्ट कमीशन के पास, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट बोल दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, अगर उसने कोई भी कंप्लेंट करनी है। सो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो कौन कौन सी केस लेती है, वो कंप्लेंट वो जो है केस फाइल करेगी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 1 करोड़ और लेस। 1 करोड़ या उसके नीचे अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो फाइल कर सकते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। और अगर डिस्ट्रिक्ट के डिसीजन से कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 45 डेज वो अगली कमीशन के पास चला जाएगा, दैट इज स्टेट कमीशन। और स्टेट कमीशन कौन से केस लेती है? 1 करोड़ या उससे ऊपर वाले, 10 करोड़ तक के, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर कोई केस होगा तो वो स्टेट कमीशन लेती है। और
स्टेट कमीशन लेती है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले डिस्ट्रिक्ट के पास गया, फिर स्टेट के पास गया, और 1 से 10 करोड़ का हो गया, और आफ्टर दैट अगर वो स्टेट से भी नहीं सेटिस्फाई तो फर्दर वो विद इन 30 डेज नेशनल कमीशन के पास जा सकता है, तीसरे लेवल के पास। सो तीसरा लेवल कौन सा है? पहले तो नेशनल कमीशन वो है जिसमें प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स होते हैं। मैं मेन बात बता रही हूँ जो आपको एमसीक्यू आएंगे, बाकी ये लिखा है आप रीड कर सकते हो, बट मैं टू द पॉइंट बता रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ सकता है, आएगा तो बहुत कॉन्फिडेंट होगी मैं, मतलब आ सकता है जो मैंने देखी है आज तक। तो 10 करोड़ से ऊपर जो भी केस होंगे वो नेशनल कमीशन लेता है, और अगर कंज्यूमर नेशनल से भी नहीं सेटिस्फाई तो लास्ट बचता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें वो 30 दिन के अंदर अंदर चला जाए तो वहां पे उसकी सुनवाई हो सकती है। दैट्स इट। तो ऐसे 3 रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वन शॉट बिजनेस स्टडीज। सो बड़ा सबसे मैं कहूंगी इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है मैंने हर बार ही देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल की, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कंज्यूमर को क्या रिलीफ और रेमेडी मिल सकती है? मतलब कंज्यूमर को क्या रेमेडी रिलीफ मिल सकती है? पहला क्या है कि कंज्यूमर को जो भी डिफेक्ट था वो रिमूव कर दिया जाए। सेकंड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर दिया जाए। तीसरा, कंज्यूमर को रिफंड दे दो। ये सारे हैं, अब मैं इतना तो मार्क नहीं कर सकती यहाँ पे, तो आई होप समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट हो गया। तीसरा, जिस भी चीज के कारण कंज्यूमर को हैजर्ड हो रहा है, हैजेडियस प्रोडक्ट है, जो ये जो हैजेडियस एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर कंज्यूमर को कोई इंजरी हुई है, फिफ्थ पॉइंट बता रही हूं, अगर कंज्यूमर को कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी का लॉस या कंपनसेशन पे कर दे ओपोजिशन पार्टी। देन नेक्स्ट, वो प्रॉमिस कर दे कि वो दोबारा से, मतलब जो सेलर है वो प्रॉमिस कर दे कि दोबारा से वो ये वाला माल नहीं बेचेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। ये भी एक कंज्यूमर के पास रिलीफ है। देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा, कंज्यूमर हैज अ रिलीफ ऑफ सीजिंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ hazardous goods and can top the service provided from offering that services। मतलब कोई केस वगैरह करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। देन नेक्स्ट 8th पॉइंट, अगर वो कोई एक्स्ट्रा क्लेम करना चाहता है या एक्स्ट्रा डैमेज का पैसा लेना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा अपना इशू बता के, तो वो भी वो ले सकता है। तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो पे कर दे, 9th पॉइंट। देन नेक्स्ट 10th में, अगर वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिसलीड कर रहा है सेलर, तो वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दे, ये कंज्यूमर उसको बोल सकता है। देन नेक्स्ट उसके बाद वो जो भी स्टेट कमीशन या 3 रिड्रेसल मैकेनिज्म बताए उसके पास जा सकता है। हाजिडियस प्रोडक्ट की सेल ना करे वो बता सकता है। एंड लास्ट आ जाएगा, किसी भी तरह का कोई इंजरी लॉस अगर किसी को भी हुआ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी है, हर कोई इसमें कंपनसेशन ले सकता है। तो इतने करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल कर लो, डिफेक्ट रिमूव कर दो, प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो, रिफंड दे दो, कंपनसेशन दे दो, ये 4-5 पॉइंट कर लो, क्योंकि आपको ये 13 पॉइंट तो आने नहीं है, वहां पे 4 या 5 लिखने पड़ेंगे, या मैक्सिमम 6 कर लो, अच्छे अच्छे जो आपको पसंद आए, बस। तो इसी के साथ हमारी बिजनेस स्टडीज हो गई है कंप्लीट, राइट। तो फुल हमने बिजनेस स्टडीज कवर की है 3 शॉर्ट में, 1 2 3। तो ये लास्ट है, तो ये आपको कल तक या आज शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी कुछ भी जल्दी जल्दी लगा या कुछ मैंने ऐसे हवा में बोल दिया तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई डेफिनेटली रिप्लाई, और मैं ट्राई करूंगी उसको एक्सप्लेन करने का। सो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो मत करो, कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगे। सो कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सो मच, एंड ऑलवेज सेड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।